हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी का अगला टॉपिक जो कि है सेल। ठीक है, तो देखते हैं इसमें जो है आपका प्लांट सेल भी है और एनिमल सेल भी है, दोनों इस एक ही टॉपिक में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर मायोसिस। तो दो तरह का सेल डिवीजन होता है, एक होता है मिटोसिस और एक होता है मायोसिस। ठीक है, तो मायोसिस के बारे में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे पूछा गया और बोला गया है कि कौन सा ट्रू नहीं है मायोसिस से रिलेटेड। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा बी। ऐसा क्यों? तो बी में क्या बोला गया है, एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ मायोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज डबल्ड इन रिजल्टिंग सेल्स। तो बोला गया है कि मायोसिस के दौरान जो होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होता है वो डबल हो जाता है, यहाँ पे बोला गया है, लेकिन डबल नहीं होता है, मियोसिस में हाफ हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना ये चीज़, माइटोसिस में जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहता है, जबकि मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने बहुत हो सकता है इस बार तो ये वाला स्टेटमेंट दिया, अगली बार अगर कोई और स्टेटमेंट दे, इसलिए आपको मिटोसिस और मेयोसिस का दोनों का कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको जान लेना होगा। जैसे इट अकर इन सोमेटिक सेल्स। ठीक है, ये मिटोसिस जो होता है वो सोमेटिक सेल्स में अकर होता है, और ये मियोसिस जो होता है वो जर्म सेल्स में, यानी कि इसका मतलब ये है रिप्रोडक्टिव सेल है। ठीक है, याद रखना है मियोसिस जो होता है वो रिप्रोडक्टिव सेल है और मिटोसिस क्या है, सोमेटिक सेल्स में अकर होता है। ठीक है, अब सुनिएगा, ये यहाँ पे 2 डॉटर सेल बन रहा है और यहाँ पे 4 बनता है। ठीक है, तो ये वाला भी पूछा जाता है बहुत बार कि मिटोसिस में कितने बनते हैं डॉटर सेल्स, तो 2, और मेयोसिस में 4 बनते हैं। ठीक है, तो जो जो इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ वही बताता हुआ चलूँगा, बाकी आप पढ़ सकते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं यहाँ पे सेम होते हैं, जबकि यहाँ पे मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। यही वाला यहाँ पे क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बात करें, जैसे आपका कि ये जो है आपका मिटोसिस जो होता है वो एक ही फेज़ में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है आपका कि मिटोसिस जो है वो एक ही फेज़ में कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा आपका कहीं पे, देखिए मियोसिस जो है अकर इन 2 स्टेज, ये बिल्कुल सही। यहाँ पे देखिए मियोसिस जो होता है वो 2 फेज़ में अकर होता है। ठीक है, तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद बात करें, ये आपका मिटोसिस जो होता है हाइट बढ़ाने में या फिर ग्रोथ बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक है, मियोसिस से क्या होता है, आपका जो जनरेशन बढ़ने वाला होता है वो मियोसिस की वजह से ही होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल्स है। ठीक है, तो याद रखना ये सारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखना है आपको। आगे, विच सेल इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ द सेल। किसको मास्टर ऑफ द सेल बोला जाता है? ठीक है, सेल का मास्टर किसको बोला जाता है? तो ये हो जाएगा न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट ये मास्टर ऑफ द सेल किसको बोला जाता है? न्यूक्लियस को। क्यों बोला जाता है ये समझिए आप, क्योंकि जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं सेल के, सारे किसके द्वारा किया जाता है? सारे के सारे न्यूक्लियस के द्वारा किया जाता है। और ये भी बोला जाता है इट मेक्स द सेल थिंक, सेल को थिंक करने पे, सोचने पे मजबूर करता है और सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ठीक है, कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, जितने भी सेल का काम है, एक्टिविटीज़ है, सारे को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मास्टर ऑफ द सेल बोला जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ द सेल। कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। ठीक है, और ये क्या करता है? सिंथेसाइज ऑफ पर्टिकुलर एंजाइम्स एंड प्रोटीन, ये डायरेक्ट करता है बनने में, पर्टिकुलर एंजाइम्स और प्रोटीन के बनने में। ठीक है, आगे सुनिएगा, विच इज़ द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन द सेल। तो पूछा गया है लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल जो है ये कौन सा होता है। ठीक है, लार्जेस्ट पूछा गया है, कौन होगा? ठीक है, तो यहाँ पे लार्जेस्ट पूछा गया, आने वाले क्वेश्चंस में मैं बता दूंगा स्मॉलेस्ट भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्या है, ये हो जाता है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है सेल का सबसे बड़ा ऑर्गेनेल है। ठीक है, उसके बाद बात करें हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। किसको प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल बोला जाता है? ठीक है, इनमें से कौन से वाले को? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राइबोसोम्स को। अब राइबोसोम्स को ऐसा क्यों बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है? ठीक है, तो इसको समझते हैं, क्योंकि और एक चीज़, ये जो है राइबोसोम्स जो है ये स्मॉलेस्ट सेल है। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल जो है ये सबसे बड़ा होता है न्यूक्लियस। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल अगर पूछा जाए तो ये क्या होता है? राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, अब क्यों बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल? क्योंकि ये हेल्प करता है प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन के बनने में हेल्प करता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। ठीक है, याद रखना है। आगे सुनिए,
सेल वॉल किसके अंदर प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, सेल वॉल ए एनिमल सेल, प्लांट सेल। एटीपी जो है वो एटीपी कहाँ पे बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया या जीन्स में। ठीक है, तो इसका आंसर जो दिया गया है ऑप्शंस वो गलत है। ठीक है, ऑप्शंस गलत है। क्या होना चाहिए, सेल वॉल जो प्रेजेंट होता है वो आपका किस में होता है, वो आपका प्लांट सेल में होता है। ठीक है, क्योंकि एक होता है आपका सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन एनिमल और प्लांट दोनों में होता है, लेकिन सेल वॉल जो होता है सिर्फ प्लांट सेल में होता है। ठीक है, तो ये वाला तो हो गया। ये वाला कहाँ पे है, ये सी वाले ऑप्शन में। लेकिन एटीपी की बात करें तो एटीपी का जो फॉर्मेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी कि 2 का सी होना चाहिए। यहाँ पे कहीं पे भी ऑप्शन 2 का सी नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 का सी हो जाएगा और 1 का बी होगा। ठीक है, अब बात करें तो यही चीज़ बता रहा था मैं कि सेल वॉल जो होता है वो सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है, एनिमल में नहीं होता है। ठीक है, और जबकि सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है, प्लांट और एनिमल दोनों में। ठीक है, आगे सुनिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, द मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर इज कंप्लीटेड एंड द एनर्जी रिलीज्ड इज हार्नेस सो एफिशिएंटली अबाउट 30 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको एक और नाम से जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। ठीक है, याद रखना आपको। तो पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। आगे सुनिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी ऑफ एन एनिमल। ठीक है, पूछा गया है कि लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी ऑफ एनिमल। ठीक है, एनिमल में सबसे बड़ा जो सेल होता है वो कौन सा होता है, एनिमल मतलब हम लोग भी हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा सेल किस में होता है, सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है, तो ये हो जाएगा न्यूरॉन। एक्चुअली न्यूरॉन होता कहाँ पे, ठीक है, न्यूरॉन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हम लोग का। ठीक है, न्यूरॉन को हम लोग नर्व सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, न्यूरॉन को नर्व सेल्स भी होता है बोलते हैं क्यों, और न्यूरॉन सेल्स होता कहाँ पे है, तो हमारे ब्रेन में। ठीक है, सुनिएगा, क्योंकि सुने होंगे हम लोग बोलते भी हैं कि कहीं पे चोट लग जाए ठीक है, लेकिन दिमाग ब्रेन में नहीं चोटने लगना चाहिए। क्यों ऐसा, क्योंकि ये जो नर्व सेल होते हैं हमारे ब्रेन में, ये एक बार अगर ख़त्म हो गया तो वो दोबारा दोबारा बनते नहीं है। यहाँ पे सेल का डिवीजन नहीं होता है, इसलिए बोला जाता है कि ब्रेन को हमेशा ब्रेन में ही, मतलब माथे के लिए ही हम लोग क्या पहनते हैं, हेलमेट पहनते हैं। ठीक है, तो न्यूरॉन्स क्या लिखा हुआ है, न्यूरॉन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन्स। ठीक है, आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। तो ये फंडामेंटल यूनिट है ब्रेन्स का और नर्वस सिस्टम का। एंड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसरी इनपुट फ्रॉम एक्सटर्नल वर्ल्ड। तो हम लोग कोई भी चीज़ सेंस के थ्रू फील करते हैं जो कि ब्रेन तक पहुंचता है, ठीक है, वो किसके द्वारा होता है, वो न्यूरॉन के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो न्यूरॉन जो है हम लोग का एनिमल बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल है। ठीक है, आगे सुनिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज प्रेजेंट इन सेल एबिडेंटली। तो बोला गया कि सेल में सब कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वाटर। ठीक है, सेल में सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सेल में क्या क्या चीज़ होता है, सेल्स में हम लोग को वाटर होता है, इनऑर्गेनिक आयंस होता है और कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, मतलब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें वाटर का परसेंटेज जो है लगभग 70% आसपास होता है। ठीक है, आगे सुनिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो सेल थ्योरी। इनमें से कौन सा है जो कि सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है, बैक्टीरिया है, फंगी है, अलगी है, वायरस है। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो कि सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता। एक चीज़ मैंने पहले ही बता दिया है कि सेल का स्टडी को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा कि कौन सा ऐसा है जो कि सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वायरसेस। ऐसा क्यों, सुनिएगा, दे डू नॉट हैव सेल मेम्ब्रेन और अदर ऑर्गेनेल, यानी कि इसके पास सेल ना तो सेल मेम्ब्रेन है और बाकी ऑर्गेनेल भी नहीं है, जैसे कि राइबोसोम्स नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो जिसकी वजह से ये क्या है, ये आपका सेल, इसके लिए सेल थ्योरी एप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि ये सेल थ्योरी को फॉलो ही नहीं करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर पूछ लिया जाए कि राइबोसोम्स किस में नहीं होता है, तो वायरस में नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, सेल मेम्ब्रेन भी नहीं होता है। ठीक है, आगे सुनिए, लाइसोसोम्स, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे हम लोग कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। अब बात करें लाइसोसोम्स, है ना, लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग क्यों बोला जाता है। यहाँ पे 1 का सी होगा, ठीक है, 1 का सी होगा, 3 का ए होगा, ठीक है, उसके बाद डीएनए का क्रोमोसोम्स होगा। अब सुनिए,
तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि एटीपी का फॉर्मेशन होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। अब लाइजोसोम्स को सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं, इसको समझिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है, यानी 1 का सी, 2 का बी और 3 का ए, ठीक है। तो अब सुनिएगा, क्यों जब कोई सेल हमारे बॉडी में या सेल डैमेज हो जाता है तो वन ऑफ द लाइजोसोम बर्स्ट एंड रिलीज सम डाइजेस्टिव एंजाइम, तो वहाँ से क्या होता है कि वो लोग एक तरह का लाइजोसोम जो है एक तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है, जिससे वो क्या करता है, उस वो जो मरा हुआ सेल था उसको खा लेता है, निगल लेता है, इस तरह से समझ लीजिए। द रिलीज एंजाइम देन डाइजेस्ट द ओन सेल एंड अल्टीमेटली द सेल डाइज, ठीक है, जिसकी वजह से वो सेल क्या बन जाता है, माने सेल मर जाता है, ठीक है। समझिएगा कि अगर हमारा कोई सेल डैमेज हो गया है तो लाइजोसोम्स क्या करता है, एक तरह का एंजाइम रिलीज करता है, जिससे वो सेल जो है वो क्या हो जाता है, मर जाता है फिर, ठीक है, यानी कि वो अपने आप को ही मार ले रहा है, ऐसे इस तरह का है कंसेप्ट। इसलिए लाइजोसोम्स के क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल बोला जाता है, ठीक है। आगे सुनिएगा, और हर एक क्रोमोसोम्स जो होता है वो डीएनए से बना होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा, डीएनए हो जाएगा। विच रेगुलेट फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ द सेल, बोला गया है कि कौन सा ऐसा है जो कि फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ सेल को क्या करता है, रेगुलेट करता है या कंट्रोल करता है। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस क्या होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर फाउंड इन द सेल न्यूक्लियस हुज प्राइमरी फंक्शन इज टू प्रोड्यूस एंड असेंबल द सेल राइबोसोम्स, यानी कि प्राइमरी न्यूक्लियस का जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या काम है कि वो राइबोसोम्स को पैदा करता है और असेंबल करता है सेल्स को, ठीक है, असेंबल द सेल्स राइबोसोम्स, यानी कि राइबोसोम्स को पैदा भी करना है और राइबोसोम्स को इकट्ठा भी करना है, किसका काम है, न्यूक्लियस का। उसके बाद बात करें माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग देख चुके हैं, साइटोप्लाज्म की बात करें, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म क्या करता है, होल्डिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डैमेज, यानी कि सेल्स को एक साथ पकड़ करके रखना, सेल के जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबको अंदर में ही रखना और प्रोटेक्ट करता है किसी भी डैमेज से, ठीक है, याद रखना है साइटोप्लाज्म का काम, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म क्या करता है, उसको पकड़ करके रखता है, माने जितने भी कंपोनेंट्स है, और उसको डैमेज होने से भी बचाता है। नेम द फेज ऑफ mitosis during which chromosomes of the dividing cell lie on the equatorial plate, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि सेल का डिवीजन होता है मिटोसिस में, ठीक है। तो बोला कि वो कौन सा फेज है जिसमें आपका सेल जो है लाई करता है इक्वेटोरियल प्लेट पे, तो इसका आंसर हो जाएगा मेटाफेज, ठीक है। यहाँ पे देख भी सकते हैं, आपको मेटाफेज के बारे में लिखा हुआ है, हम शायद आपको क्लियरली विजिबल ना हो इसलिए मैं पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। मेटाफेज अकर आफ्टर प्रोफेज एंड बिफोर एनाफेज, द क्रोमोसोम्स अलाइन ऑन द मेटाफेज प्लेट इन द सेंटर ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। ये देखिए क्या हो रहा है, इक्वेटोरियल प्लेट पे लाई गया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स गिव ग्रीन कलर टू लीव्स, सुनिएगा कि ग्रीन कलर जो होता है लीव्स का, पत्तियों का, वो किस वजह से होता है, ऐसा कौन सा कंपोनेंट्स है, तो वो होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक तरह का पिगमेंट है जिसकी वजह से पत्तियों का रंग क्या होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। अब सुनिएगा, तो बहुत सारे ये सवाल आता है कि अगर पत्तियों का रंग तो बहुत बार लाल भी होता है, येलो भी होता है, ठीक है, तो वो किस वजह से होता है, तो डिपेंड करता है कि उसमें कौन सा पिगमेंट ज़्यादा पाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा पिगमेंट है। जैसे क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल जो है एक तरह का पिगमेंट है जो ग्रीन कलर देता है, और क्लोरोफिल की वजह से ही प्लांट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस में यानी कि मतलब कि प्लांट अपने लिए अपना खाना बनाता है, उसी को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें कि अगर कैरोटीन्स है, कैरोटीन्स अगर प्लांट में है, ठीक है, प्लांट के लीव्स में अगर कैरोटीन है तो उसका कलर कैसा होगा, येलो होगा। और उसके बाद एंथोसाइनिन है, अगर एंथोसाइनिन है तो क्या होगा, प्लांट इसका पत्तियों का कलर क्या होगा, रेड एंड पिंक। तो ये भी याद रखिएगा, कैरोटीन्स अगर हुआ तो येलो होगा, और एंथोसाइनिन होगा तो क्या होगा, रेड एंड पिंक, और क्लोरोफिल होगा तो ग्रीन होगा कलर पत्तियों का, ठीक है। उसके बाद कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स दैट मेक अप सेल वॉल इन प्लांट आर कोल्ड, तो बोला गया है कि कौन सा ऐसा कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कौन सा है दैट मेक्स अप सेल वॉल इन द प्लांट आर कोल्ड, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे आप सेल्यूलोज, ठीक है।
प्लांट में जो सेल वॉल बना होता है, ठीक है, हम लोगों ने बात कर लिया कि सिर्फ प्लांट में ही सेल वॉल होता है, एनिमल में नहीं होता है, ठीक है। तो प्लांट में जो सेल वॉल होता है वो किस चीज़ से बना होता है, वो सेल्यूलोज से। और सेल्यूलोज क्या है, देखिए यहाँ पे बोल दिया है कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो बहुत बार पूछ लिया जाता है कि सेल्यूलोज क्या है, प्रोटीन है, एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट या कुछ है। तो सेल्यूलोज क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। तो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ठीक है। बस इतने ही क्वेश्चंस थे आपके सेल टॉपिक से, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक।